चलिए, अपने बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में भौतिक विभाजन देश का हमारा किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर नंबर फर्स्ट पे जो शुरुआत की थी वो हमारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के रूप में की थी, ठीक है, जिसको अपने हिमालय का पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। चलो आज अपने इसको विभाजित करते हैं और विभाजित करके इसकी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। देखो, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन अपने दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके कर सकते हैं। एक को अपने बोलते हैं इसका श्रृंखला के आधार पर अध्ययन, ठीक है। सेकंड अपने इसको बोल सकते हैं प्रादेशिक आधार पर अध्ययन, प्रादेशिक आधार पर, ठीक है। दो प्रकार से अपनी इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब देखो, प्रादेशिक आधार पर जो अध्ययन करते हैं अपने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का या हिमालय का, वो करते हैं हम नदियों के आधार पर, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियां उत्पन्न होती है। तो नदियों की जो बाउंड्री बनती है जहां से जहां तक, तो बीच बीच में उन नदियों के, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसके आधार पर अपने इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो अपने देखेंगे प्रादेशिक आधार पर अपने हिमालय को 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो वो हमारा प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण रहता है। जो मेन हिमालय का जो वर्गीकरण रहता है वो इसकी चेन या इसकी श्रृंखला के आधार पर रहता है। और श्रृंखला के अंदर इसको 4 अलग अलग भागों में बांटने के लिए हमारे पास क्या होता है, हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच में भ्रंश पाए जाते हैं, फॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। भ्रंश या क्या मिलते हैं, फॉल्ट मिलते हैं। तो उन फॉल्ट के आधार पर हम देखेंगे कि हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो अपने को 4 अलग अलग कैटेगरी में दिखाई देती है। जैसे मान लो ये हथेली में ये हाथ है और इस हाथ के बीच में ये 4 उंगलियां हैं, तो इन उंगलियों के बीच में ये जो गैप बन गए हैं, हथेली तो मेरी एक ही है, मैं नहीं बोल सकता कि हथेली मेरी श्रृंखला है, नहीं है, क्योंकि ये तो क्या कॉम्पैक्ट है। जबकि ये वाली 4 उंगलियां जो है इनके बीच में क्या बने हुए, गैप बने हुए, तो यही सेम इनके बीच में जो गैप है इनको अपने क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं, ठीक है। इन भ्रंश के अंदर ही एक कंसेप्ट और आता है जिसको अपने थ्रस्ट बोल देते हैं, थ्रस्ट, ठीक है। ये इंग्लिश का वर्ड है, थ्रस्ट को थ्रस्ट ही बोलेंगे अपने। भ्रंश और थ्रस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है बस। भ्रंश के अंदर तो क्या होता है कि दो चट्टानें जो होती है वो एक दूसरे से दूर हटती है तो बीच में गैप बन जाता है। थ्रस्ट के अंदर क्या होता है, दो चट्टानें जब एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो उनमें एक चट्टान जो होती है वो दूसरी के नीचे घुस जाती है और दूसरी ऊपर उठ जाती है, तो इनके बीच में भी गैप बन जाता है। तो वो जो गैप होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, भ्रंश बोल देते हैं। तो हम सीधी सीधी बात यही कह सकते हैं कि हिमालय की जो श्रृंखलाएं उनको थ्रस्ट या भ्रंश के आधार पर, फॉल्ट के आधार पर अपने 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले अपने इसी के बारे में स्टडी करते हैं कि श्रृंखला के आधार पर ये जो विभाजन है ये हमारा किस प्रकार का है, श्रृंखला आधारित विभाजन कैसे। देखो, हिमालय की इन श्रृंखलाओं के अंदर हमें इस प्रकार से 4 अलग अलग सीरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे ऊपरी ऊपर वाला जो हिमालय है उसको हमने कल ही नाम दिया है, कल ही हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि ये हिमालय जो है इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको पार हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में मुख्य हिमालय की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये जो तीनों श्रृंखला ये नीचे वाली इसको अपने क्या बोलते हैं, मुख्य हिमालय बोलते हैं। इसको अपने मेन हिमालय यही है, जिसके अंदर सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको अपने वृहत हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा जो हिमालय है उसको अपने मध्य हिमालय बोल देते हैं, और या इसी को अपने क्या बोल देते हैं, लघु हिमालय बोल देते हैं। और सबसे नीचे नीचे वाला जो हिमालय है उसको अपने क्या बोल देते हैं, शिवालिक हिमालय बोल देते हैं। इनके हालांकि और भी नाम पेपर में कई बार दे देता है एग्जामिनर। देखो, ये वृहत हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, इसलिए अपने इसको सर्वोच्च हिमालय भी बोलते थे, ठीक है। इसका एक नाम क्या है, सर्वोच्च हिमालय। अब ये हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, यानी कि ग्लेशियर बहुत ज्यादा मिलते हैं इसके ऊपर, इसलिए इस हिमालय को अपने हिमाद्री भी बोल देते हैं सामान्य तौर पर। इसी प्रकार से ये हिमालय के अंदर अगर अपने देखेंगे तो इन तीनों भागों के अंदर सबसे अंदर वाला भाग है, इसलिए अपने इसको कई बार आंतरिक हिमालय भी लिख देते। क्या लिख देते, आंतरिक हिमालय, ठीक है। इसी प्रकार से ये मध्य हिमालय बीच में है, ये हिमालय का छोटा भाग है, इसलिए अपने इसको क्या बोल देते हैं, लघु हिमालय बोल देते हैं। कई बार अपने इसके लिए उप हिमालय शब्द भी काम में ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में शिवालिक हिमालय जो है, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये इसी हिमालय का एक भाग है। कहने का मतलब ऊपर वाले जो दोनों हिमालय उन्हीं से मिलकर बना है कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय जो है ये सबसे बाद में बना है, इसलिए अपने इसको युवा हिमालय भी बोल देते हैं, यंग हिमालय के नाम से अपने बोल सकते हैं। और ये सबसे बाहर मिलता है, इसलिए अपने इसको बाह्य हिमालय भी बोल देते हैं। तो आपको एग्जामिनर हो सकता है ऑप्शन बनाए तो ये वृहत हिमालय न देके इनमें से कोई नाम दे दे,
कि आंतरिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश मिलता है या कौन सी श्रृंखला जो है इन दोनों को अलग करती है, कौन सा फॉल्ट है, तो उसका भी अपने को थोड़ा सा इन नामों से ध्यान रख लेना है। इसके बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट है वो मैंने आपको बताया था, ये पूरा किससे बना हुआ है, मैदानी भाग से बना हुआ है, मैदानी क्षेत्र से बना हुआ है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, उत्तर का विशाल मैदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो ये अपनी एक सीरीज है कहने का मतलब। तो कई बार तो क्या है, इसके श्रृंखलाओं का क्रम भी पूछ लेता है कि किस क्रम में ये व्यवस्थित की हुई। अब अपने इनमें मिलने वाले जोन या जो फॉल्ट है जो इनको अलग करते हैं वो कौन कौन से और उनके नाम क्या है, उनकी बात लिखते हैं अपने। देखो ये ट्रांस हिमालय को और वृहत हिमालय को, इन दोनों को अलग करने वाला ये जो फॉल्ट है दोनों के बीच में या जो जगह है, इसको अपने बोलते हैं ITSZ के नाम से। ठीक है, क्या बोलते हैं, ITSZ। ऐसा एक नाम जब हम मानसून पढ़ेंगे तो वहां भी लेंगे, वो ITCZ होगा। ठीक है, ऑप्शन में एक बार मैं पता नहीं कौन सा पेपर देख रहा था, उसने ऑप्शन में दोनों डाले, ITSZ भी डाला और ITCZ भी डाला। अभी ITSZ तो लोगों के कम दिमाग में होता है, वो ITCZ कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता है ना। वो मानसूनी पवनों को लेकर के बना हुआ एक क्षेत्र होता है जिसको अपने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। तो वो एक ITCZ है और ये क्या है, ITSZ। अब इसकी फुल फॉर्म अगर अपने देखेंगे तो ये इंडो सांगपो है, ये इंडो सांगपो। अब आप सोचोगे सांगपो में तो S होना चाहिए, लेकिन वो T साइलेंट होता है इसके अंदर, है ना, TSY इस तरीके से लिखते हैं अपने सांगपो। तो ये इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं इसको अपने, सचर जोन। ठीक है, ये इसका नाम इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से, है ना। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको अपने क्या बोलते हैं, सांगपो नदी के नाम से बोलते हैं। तो इधर तो हमारी सिंधु नदी है, इंडो नदी सिंधु, और दूसरी तरफ कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये दोनों नदियां जिस क्षेत्र से निकलती है वो वाला जो फॉल्ट है हमारा वो क्या कहलाता है, ITSZ फॉर्म कहलाता है। उसके बाद में ये वाला जो फॉल्ट है हमारा इन दोनों के बीच में, इन दोनों का मतलब वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच वाला ये जो फॉल्ट है, इसको बोलते हैं अपने MCT के नाम से। क्या बोलते हैं, MCT। इसको अपने बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से। क्या ये, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट बोलेंगे अपने इसको, या मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट बोल सकते हैं अपने इसको। आप तो ये वाले नाम याद रखो, पेपर में भी यही पूछे जाते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको शॉर्ट फॉर्म ही दे, पूरा नाम लिखे ही ना अगले। फिर इसके बाद में ये वाला जो पार्ट हमारा मध्य हिमालय वाला पार्ट और शिवालिक हिमालय वाला पार्ट, इनको अलग करने वाला जो फॉल्ट है उसको बोलते हैं अपने MBF के नाम से, मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं अपने इसको। क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश बोलते हैं इसको अपने, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या हिंदी में बोले तो मुख्य सीमा भ्रंश के नाम से। ठीक है, अब हमारे पास हिमालय की श्रेणियां तो समाप्त हो गई और नीचे क्या शुरू हो गया, मैदान शुरू हो गया। तो यहां इस मैदानी क्षेत्र को और इस युवा हिमालय को भी अलग करने वाला गैप है हमारा यहां भी एक। ठीक है, वो बात अलग है कि ये गैप जो है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से भर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके वो गैप जो उसके अवशेष तो अभी भी हमें यहां मिलते दोनों के बीच में। तो ये वाला जो गैप होता है इसको बोलते हैं HFF के नाम से, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने। ठीक है, हिमालय के ठीक सामने वाला फॉल्ट। ठीक है, और कई बार इसको MFF भी बोल देते अपने, मेन फ्रंटल फॉल्ट, मेन फ्रंटल फॉल्ट, MFF, ये भी इसको बोल देते हैं। वैसे तो HFF है ये, बाकी क्या है इसका नाम MFF, ये भी इसका एक नाम दे देते हैं। तो ये श्रृंखला के आधार पर जब अपने इसको डिवाइड करेंगे हिमालय को, तो मुख्य रूप से इसकी ये श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब ये वाले जो मैं कल ही आपको बता रहा था, हिमालय की उत्पत्ति में ये जो जोन या ये जो अपने थ्रस्ट बता रहे हैं, फॉल्ट बता रहे हैं, भ्रंश बता रहे हैं, ये पश्चिमी हिमालय वाली साइड ही बता रहे हैं। जैसे जैसे अपने पूर्वी हिमालय वाली साइड में जाएंगे कंडीशन ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये श्रृंखलाएं जो है वो सारी आके यहां क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। कहने का मतलब इनके बीच में ये जो गैप है ये रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इनका जो सबसे ज्यादा दबाव काम कर रहा है वो कहां काम कर रहा है, पूर्वी हिमालय वाली साइड में काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो अलग अलग दिखाई दे रही है हमें श्रृंखलाएं, वो हमें केवल किस एरिया में दिखाई दे रही है, पश्चिमी हिमालय वाली साइड। तो पश्चिमी हिमालय वाली साइड में ये श्रृंखलाएं हमें अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है, तो इसके रीजन ये है कि यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में दबाव क्या है, न्यूनतम है। और दबाव न्यूनतम होने की वजह से इसकी हाइट तो कम है, हाइट तो क्या इसकी कम है।
हाइट तो यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ ज्यादा है, जबकि इनके बीच की चौड़ाई यहाँ क्या है, ज्यादा है। पूर्वी हिमालय वाली साइड में जाएंगे वैसे वैसे चौड़ाई इनकी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या बनते हैं इसके अंदर, जोन बनते हैं, कहने का मतलब। अब इसमें एक नाम जो नहीं आया है, जो अपने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो ये है, ध्यान रखना। वहां भी हम एक फॉल्ट पढ़ते हैं जिसको अपने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं ना, ध्यान आ रहा है आपको। हाड़ौती के पठार को या पूर्वी मैदान जो हमारा और अरावली, इन दोनों के बीच का फॉल्ट है, उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। तो भाई दी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाइए कि कौन सा एक फॉल्ट जो है वो हिमालय की श्रेणियों से संबंधित नहीं है, तो वहां आपको ये दे दे, ITSZ दे दे, MBF दे दे, MCT दे दे, एक GBF दे दे, पूरा नाम नहीं लिखेगा, कम ही चांस है। और हिंदी वाले नाम तो आएंगे उठपटांग, सीमांत, भ्रंश, कोई और इस तरीके से नाम आएंगे। आपको नाम ही इंग्लिश वाले याद रखने इनके, ताकि ऑप्शन में देख के कोई कंफ्यूजन अपने को हो ही ना, सीधा ही याद रखेंगे ITSZ। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे तो हमारा मेन आएगा, मेन सेंट्रल, क्योंकि बीच वाला है ये, सेंटर में, कहने का मतलब, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये हमारा। उसके बाद में मेन बाउंड्री फॉल्ट आता है, और उसके बाद में ये HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से। समझ के बात। तो ये अपना हिमालय का श्रृंखला के आधार पर हमने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अब अपने 1 बाय 1 करके इसकी बात करेंगे। पहले अपने ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, फिर अपने आगे बात करेंगे किसके बारे में, मुख्य हिमालय के बारे में। ठीक है, चलो अभी अपने बात करने वाले ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपने, पार हिमालय, क्या बोलेंगे, पार हिमालय। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको अपने क्या बोल देंगे, ट्रांस हिमालय। ठीक, अब ये तो अपने को पता है, कल ही मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, टैथिस सागर से हुई है। किससे हुई है, टैथिस सागर। और टैथिस सागर से बनने वाला पहला जो भाग है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का, वो यही है हमारे पास, पार हिमालय। इसलिए इसको हम टैथिस हिमालय के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। कौन सा हिमालय बोल देते हैं इसको, टैथिस हिमालय। फिर अपने देखेंगे कि इसका विस्तार जो है ना, मुख्य रूप से वो अपने भारत में तो मिलता ही मिलता है, लद्दाख वाले एरिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, ये केवल लद्दाख में विस्तृत है ये। इसके साथ साथ इसका ज्यादा विस्तार मिलता है हमें तिब्बत में, इसलिए इस हिमालय को अपने तिब्बतन हिमालय के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, तिब्बती हिमालय के नाम से बोलते हैं इसको, तिब्बती हिमालय। तो इसी के नाम है सारे, टैथिस हिमालय, तिब्बती हिमालय, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, सब इसी के नाम। ठीक है, अब अगर अपनी इसकी चट्टानी संरचना देखें, चट्टानी संरचना, तो ये टैथिस सागर के अवशेष से बना हुआ हिमालय एक तरीके से। तो इसके अंदर ज्यादातर जो चट्टानें मिलती है वो हमें अवसादी प्रकार की मिलती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पथरीला क्षेत्र होने के बावजूद यहां पे जो चट्टानें मिलती है वो कैसी मिलती है, अवसादी प्रकार की चट्टानें मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है, कहने का मतलब। ठीक है, जबकि हिमालय के मुख्य वाले भाग के अंदर में आग्नेय चट्टानें भी मिलती है यहाँ, लेकिन इस वाले ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में ये संरचना थोड़ी अपने क्या है, कम है, आग्नेय चट्टानों वाली, ज्यादा जो है वो कैसी, अवसादी वाली। ठीक है, तो ये तो इसकी उत्पत्ति कब हुई है, विस्तार कहां से कहां तक है, और इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की, वो हमने देख ली। अब जब अपने इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हमें कहां से दिखाई देती है। तो देखो, ये हमारे पास एक अफगानिस्तान के ठीक ऊपर वाले एरिया में ये अपने को एक क्षेत्र दिखाई देता है यहाँ, जिसको अपने पामीर की गांठ बोलते हैं, या पामीर का पठार बोलते हैं इसको अपने, क्या बोलते हैं, पामीर का पठार। ठीक है, इस पामीर के पठार से इसका विस्तार शुरू होता है, यहां लिख देता हूं मैं, कहां से शुरू हो रहा है, पामीर के पठार से। ठीक है, तो पामीर के पठार से निकलने के बाद में ये लद्दाख वाला एरिया और उसके बाद में तिब्बत वाला एरिया, उसके अंदर चला जाता है ये। ठीक है, तो इससे वैसे इसको पामीर गांठ बोलते हैं अपने, वैसे है ना, इससे कई सारी श्रृंखलाएं जो है वो निकलती है, जैसे इधर पाकिस्तान वाली साइड में भी निकल के आती है, इधर अफगानिस्तान वाली साइड में भी जाती है, चाइना वाली साइड में भी जाती है, ये इंडिया वाली साइड में भी आती है। ठीक है, सब तरफ से निकलती है। जैसे यहाँ चीन वाली साइड में देखें तो कुनलुन पर्वत श्रेणी है एक, कौन सी, कुनलुन, एक का नाम है त्यानसेन पर्वत श्रेणी के नाम से, त्यानसेन, ये यहाँ पे। पाकिस्तान वाली साइड में आप देखोगे तो सुलेमान पर्वत श्रेणी, किरथर पर्वत श्रेणी। ठीक है, उधर अफगानिस्तान वाली साइड में जाओगे, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, ये अपने आसपास, हिमालय के आसपास वाले पर्वत है, कहने का मतलब। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हो रही है। और इस पामीर के पठार को अपने वैसे क्या बोलते हैं, संसार की छत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संसार की छत। ठीक है, जैसे हमारी छत फ्लैट होती है ऊपर से, है ना, सपाट होती है। ठीक है,
तो इसी प्रकार से ये पठार जो है इसके ऊपर वाला एरिया भी क्या बिल्कुल सपाट है, और इतना बड़ा पठार और कहीं है नहीं ये, इसलिए संसार की अपने क्या बोलते थे, इसको छत बोलते थे। ठीक, अब इस हिमालय की चट्टानी संरचना का अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है स्वेन हेड के नाम से। कौन है? स्वेन हेड। आपसे पूछ लेगा पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की स्टडी करने वाला वैज्ञानिक है, इसका खोज करता वैज्ञानिक कौन है? तो वो हमारा कौन है? स्वेन हेड के नाम से। तो टोटल स्ट्रक्चर जो है वो उसी ने बताई है, इसकी उत्पत्ति से लेकर के, इसके अवसादी चट्टानों से लेकर के, है ना, इसके विस्तार वगैरह खूब सारे इसने क्या किया, इसके ऊपर काम किए अपने आप में। ठीक है, तो ये हमारा पहला हिमालय का पार्ट है जिसको अपने क्या बोलते हैं? पार हिमालय बोलते हैं। अब इसके अलग अलग अपने पास 3 श्रृंखलाएं अपने दिखाई देती है। ठीक है, जो ऊपर से लेके यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में अपने उनकी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो 3 पार्ट में अपने पार हिमालय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज और थोड़े से ध्यान रखना आप, ये देखो आप, यहां जो हिमालय का पार्ट हमारा है ये वाला, ठीक है, इस पार्ट को अपने क्या बोल रहे हैं? इधर भी जाएगा, वृहत हिमालय बोल रहे हैं। ये हिमालय हमारा कौन सा? वृहत हिमालय। अब ये वृहत हिमालय ना ये बहुत ऊंचा है, ये हिमालय जो है वो क्या है? बहुत ऊंचा है, बैरियर के रूप में है, कहने का मतलब। अब ये ट्रांस हिमालय जो है ये इतनी ऊंचाई वाला नहीं है, इसकी एवरेज हाइट अगर अपने देखेंगे ट्रांस हिमालय की तो ये मुश्किल से हमें 4000 मीटर के आसपास दिखाई देती है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 4000 मीटर। जबकि ये वृहत हिमालय वाली साइड में देखेंगे तो इसकी एवरेज हाइट हमें 6100 मीटर के आसपास दिखाई देती है, 6000 से भी ज्यादा हाइट वाला एरिया ये। अब आप एक चीज देखो, जब ये पीछे एरिया है और ये इसके आगे एरिया आ गया या ये बड़ा एरिया आ गया, तो अब जब भी मानसूनी हवाएं आएगी तो मैक्सिमम इस हिमालय के तो टकरा सकती है, लेकिन इसको पार करके दूसरी साइड में नहीं जा सकती। ठीक है, ये भाग तो नीचे रह गया और इसके आगे वाला भाग दीवार के रूप में इसके सामने आ गया। इसका मतलब उस वाले एरिया के अंदर वर्षा जो है वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी। तो एक तरीके से ये वाला ट्रांस हिमालय वाला जो पार्ट हमारा, ये एक तरीके से हमारा शुष्क मरुस्थल है। कैसे? शुष्क मरुस्थल। लेकिन बस फर्क इतना ही है कि ये शुष्क मरुस्थल जो है वो ठंडे मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, वनस्पति नाम की और के नाम की चीजें यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो ऊंट हमारे यहाँ मिलता है वो उस एरिया के अंदर भी मिलता है। ठीक है, बस फर्क यही है कि हमारे वाले ऊंट के 1 कुब्बड़ होती है और उस ऊंट के 2 कुब्बड़ होती है। 2 कुब्बड़ वाला ऊंट भारत में केवल कहाँ मिलता है? इसी ट्रांस हिमालय वाले एरिया में मिलता है, विशेष रूप से लद्दाख का जो पठार है उस क्षेत्र में, जिसको बैक्टीरियन ऊंट बोलते हैं अपने। ठीक है, तो बैक्टीरियन प्रकार के वो जो ऊंट होते हैं वो इसी एरिया में मिलती है। तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? लगभग 4000 मीटर के आसपास ही है। फिर ये ज्यादा कोई चौड़ा हिमालय भी नहीं है। ठीक है, इसके औसत चौड़ाई भी अगर अपने देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें 80 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज चौड़ाई दिखाई देगी। ठीक है, 40 से शुरू होकर के लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, लंबाई अगर अपने देखेंगे तो ये कोई ज्यादा लंबा हिमालय भी नहीं है। इसकी वैसे ओवरऑल लेंथ तो 1000 किलोमीटर के आसपास मानते हैं अपने, 1000 किलोमीटर के आसपास। लेकिन भारत में अगर देखेंगे तो ये केवल कौन से एरिया में? लद्दाख वाले एरिया के अंदर ही है। ठीक है, बाकी इसका मुख्य विस्तार जो मिलता है आगे तक हमें कहाँ मिलता है? तिब्बत वाले एरिया में मिलता है। इसीलिए अपने इसको नाम दे रहे हैं किसका? तिब्बतन हिमालय का नाम दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक सी चीजें हैं जो अपने को इसके बारे में पढ़नी है। इसकी शुष्कता के लिए फेमस है। ठीक है, वनस्पति वगैरह जो है वो यहाँ पे क्या मिलती है? बहुत ही कम मिलती है, वीरान पड़ा है पूरा का पूरा, कहने का मतलब। चल, अब अपने पार हिमालय की श्रृंखलाएं जो है वो कौन कौन सी हैं उनकी अपने बात करते हैं। चल देखते हैं पार हिमालय की श्रृंखलाएं या श्रेणियां। ठीक है, अब पार हिमालय में हमें 3 श्रेणियां दिखाई देती है मुख्य रूप से। एक श्रेणी ये है हमारे पास जो पामीर के उसी गांठ से निकल के आ रही है। देखो ये जो श्रेणी है हमारी, ये कहने का मतलब इधर नीचे वाली साइड में ना के थोड़ी ऊपर वाली साइड में रहती है। इस श्रेणी को अपने बोलते हैं काराकोरम श्रेणी के नाम से। इसका नाम क्या लिखते हैं? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, अब ये श्रेणी आपको दिखने में ऐसे लगेगी जैसे अपनी बॉडी है, तो बॉडी में ये हाथ है हमारे जैसे मान लो, तो ये भुजाएं हैं, तो ये पीछे वाला बैकबोन जो है ना ये पीछे की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है अपने, है ना। भुजाएं तो अपने कंधे जो है ये भी जुड़े हुए तो हैं बैकबोन से, लेकिन फिर भी क्या है, बैकबोन जो है ये क्या है, उठी हुई दिखाई देती है अपने को पीछे से, तभी अपने सीधे खड़े रह पाते। अगर ये झुकी हुई हो ऐसे तो अपने भी झुक के ही चले, लेकिन ये क्या है, सीधी खड़ी रहती। तो इस काराकोरम वाली श्रेणी को कई बार अपने उच्च एशिया की रीढ़ बोल देते हैं, हाई एशिया की क्या बोल देते हैं, रीढ़। ठीक है, बैकबोन बोल देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली साइड में, उच्च एशिया वाली साइड में, ठीक है, नीचे वाली साइड में नहीं है। दक्षिण एशिया वाली साइड में इसका विस्तार कम है, ऊपर एशिया के रूप में इसका विस्तार ज्यादा है। तो पहली श्रेणी जो है उसको अपने क्या बोलेंगे, काराकोरम श्रेणी बोलेंगे। इसके बाद में सेकंड एंड थर्ड नंबर पर इसमें जो श्रेणियां आती है
वो एक हमारे लद्दाख के नाम पे अपने उसको बोलेंगे लद्दाख श्रेणी के रूप में। तीसरी जो इससे श्रेणी निकल के आती है उसको अपने बोल देते हैं जास्कर श्रेणी के नाम से। तो वो ऐसे विस्तारित है ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म। तो ये 3 श्रेणियां हैं कहने का मतलब, जिसमें ये श्रेणी जो है इसको अपने क्या बोल देंगे, लद्दाख श्रेणी बोल देंगे, और ये जो श्रेणी है तीसरी इसको अपने क्या बोल देंगे, जास्कर श्रेणी। तो ये जो पार हिमालय की श्रेणी है हमारे पास मुख्य रूप से ये 3 फॉर्म में हमें दिखाई देती है। सबसे ऊपरी ऊपर उत्तर में जो हमारी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, काराकोरम के रूप में है। सेकंड जो हमारे पास आती है उसको क्या बोलते हैं अपने, लद्दाख बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आती है उसको अपने क्या बोलते हैं, जास्कर बोलते हैं। ठीक है, एग्जामिनर बहुत सिंपली कई बार इनमें से इनको साउथ से नॉर्थ के क्रम में या नॉर्थ से साउथ के क्रम में पूछ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और उसके अंदर भी चौथा ऑप्शन जो वो डालता है, देखो मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे जो हिमालय अब अपने पढ़ने वाले आगे उसको अपने वृहत हिमालय बोलते हैं, और वृहत हिमालय के नीचे वाला जो हिमालय उसको अपने लघु हिमालय बोलते हैं। उस लघु हिमालय की जो श्रृंखला जो यहाँ कश्मीर वाले इलाके में मिलती है उनको अपने पीर पंजाल बोलते हैं, सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। तो ये एक पॉपुलर नाम होता है ऑप्शन में अक्सर कि कौन सी एक पर्वत श्रेणियां जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो उसके अंदर पीर पंजाल का नाम अक्सर अपने को देता है। या जब भी इनको नॉर्थ से साउथ के क्रम में लगवाता है या साउथ से नॉर्थ के क्रम में लगवाता है तब भी अपने देखेंगे कि ये पीर पंजाल नाम जरूर आएगा, क्योंकि वृहत हिमालय तो अपने आप में एक बड़ा नाम हो गया तो सबको ही पता है। पीर पंजाल थोड़ा सा नाम अलग है, ठीक है, या लघु हिमालय का एक छोटा भाग है कहने का मतलब। तो ये अक्सर पेपर के अंदर देता है वो, ये नाम जो है पीर पंजाल वाला। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां है कहने का मतलब हमारी, जो नॉर्थ से साउथ के क्रम के अंदर व्यवस्थित है। अभी करेंगे सारा ऑपरेशन करेंगे अभी इनका। ठीक है, अभी तो अपने क्या है, ये 3 श्रृंखलाएं जो है वो कौन कौन सी है उनकी अपने बात की। अब अपने 1 बाय 1 करके सबसे पहले बात करते हैं किसकी, काराकोरम श्रेणी के बारे में। ठीक है, इस पूरे को इरेज करता हूं मैं एक बार और अपनी बात करते हैं काराकोरम श्रृंखला के बारे में। देखो काराकोरम की क्या बातें, अगर मैं डायरेक्टली उसी तरीके से इसको बनाऊं, देखो ये वाली श्रृंखला है हमारी। तो इस श्रृंखला में मुख्य रूप से क्या चीजें दिखाई दे रही, ये हमारा पीओके वाला इलाका, ठीक है, इसके बाद में ये वाला इलाका है, ये हमारा क्या है, लद्दाख वाला इलाका है, और उसके बाद में ये अक्साई चीन वाला इलाका है। ठीक है, तो भारत में तो अगर इसका विस्तार देखेंगे तो फिर हमें यही दिखाई देगा, बाकी तो ये फिर क्या है, तिब्बत वाले एरिया के अंदर निकल गई आगे। हमें तो इंडिया के संदर्भ में इसकी बात करनी, तो इसका सबसे जो पश्चिम वाला पॉइंट है वो हमारा किसके रूप में, पीओके के रूप में, बीच वाला जो भाग है वो लद्दाख के रूप में, और फिर आगे वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है वो अक्साई चीन के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पीओके वाले क्षेत्र में हमें क्या दिखाई देता है, तो यहाँ हमें एक तो पीक दिखाई देती है, इसकी एक ऊंची चोटी दिखाई देती है ये वाली। फिर हमें लद्दाख वाले क्षेत्र में आएंगे, अगर अपने इंडिया वाले इस वाले एरिया के अंदर आएंगे तो यहाँ हमें ग्लेशियर दिखाई देता है इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, और फिर कुछ एक दर्रे जो है वो भी अपने को इस श्रेणी के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ एक दर्रे जो है वो भी अपने को यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर दिखाई देगी। चौथा फिर अपने देखेंगे इसके अंदर कुछ एक नदियां बहती है इस एरिया से, तो नदी घाटियां जो है वो भी अपने को यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट के अंदर अपने इसको पढ़ देंगे। अब देखो आप सबसे पहले अपने बात करते हैं इस चोटी के बारे में, पीओके की। ये जो चोटी है इस चोटी को अपने बोलते हैं K2 के नाम से, क्या बोलते हैं, K2। ठीक है, K2 का मतलब ये के 2 बार है इसके अंदर, है ना, काराकोरम। ठीक है, क्या बोलेंगे, काराकोरम। तो ये K2 उससे संबोधित कर दिया बस, बाकी और कोई K2 का वो डिफरेंस नहीं है कोई भी। ठीक है, कि K2 नाम क्यों दिया, इसका रियल जो नाम लिखा जाता है वो गॉडविन ऑस्टिन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। ये जो चोटी है इसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं अपने, ये इसका ओरिजिनल है। लेकिन ये चोटी अगर भारत की वर्तमान पोजीशन के हिसाब से बात करें तो भारत में नहीं है, फिर ये किसमें, पीओके के अंदर है ये। ठीक है, और इसकी एवरेज हाइट अगर अपने देखें तो 8611 मीटर, और इस दृष्टि से अगर अपने देखें तो ये पूरे वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पीक है हमारी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है कौन सी, K2, या जिसको अपने क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। या कई बार क्या होता है, इस काराकोरम श्रृंखला को हमारी सामान्य भाषा के अंदर कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं अपने, इसको कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार इस चोटी के बारे में भी इसको कृष्णागिरी चोटी भी लिख दिया जाता है, कृष्णागिरी चोटी भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट है हमारी, है ना, लेकिन सेकंड अगर बात करें या भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर देखें अपने तो वो पीओके वाले इलाके में मिलती है हमें, कौन सी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। ठीक है, बाकी चोटियां तो चलो और भी मिल जाएगी, अभी सबसे ऊंची की बात कर रहे हैं अपने। वैसे तो चोटियों में अगर और देखें इसके अंदर तो गैरिश ब्रूम के नाम से एक चोटी मिलती है यहाँ पे, गैरिश ब्रूम।
गैरिश ब्रूम, ये भी एक चोटी, लेकिन सारी पीओके वाले इलाके में एक चोटी है यहाँ के हिंडेन चोटी के नाम से, हिंडेन, ठीक है। तो ये इसी एरिया के अंदर मिलेगी अपने, ठीक। तो ये पहले पार्ट इसके अंदर ये वाला अपना। अब दूसरी अपने बात करते हैं ये वाले ग्लेशियर के रूप में, ये वाला ग्लेशियर, इसको बोलते हैं अपने सियाचिन ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो सियाचिन के बारे में वैसे तो अपने राजनीतिक रूप से भी कई सारी चीजें पहले भी पढ़ी है ना। सियाचिन जो है ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, या पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्या माना जाता है, ये युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया था हमने इसको कब्जाने के लिए 1984 में, है ना। तो सियाचिन के ऊपर वर्तमान में अधिकार जो है वो क्या हमारा है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है लद्दाख वाला, ये हमारे यहाँ, कहने का मतलब सियाचिन ग्लेशियर जो है ये बॉर्डर बनाते हैं, बताया था मैंने आपको पॉलिटी के अंदर। यहाँ इस वाली साइड में पूरा इलाका जो है वो किसका है, पीओके का है, और इधर अगर अपने जाएंगे तो इलाका किसका है, अक्साई चीन वाला है। तो बीच में हमारा ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, लद्दाख वाले एरिया के कंट्रोल में है, कहने का मतलब, ठीक है। भारतीय सेना जो है उसका कब्जा है इसके ऊपर। तो लद्दाख के अंदर मिलता है यहाँ पर हमें कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की भौगोलिक विशेषता ये है कि ये हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, सबसे बड़ा भी है और सबसे लंबा ग्लेशियर भी है, ये दोनों ही बातें, सबसे बड़ा और सबसे लंबा ग्लेशियर। लगभग 72 किलोमीटर की लेंथ मानी जाती है इसकी, 72 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या मानी जाती है, लंबाई मानी जाती है। तो वर्ल्ड के बहुत बड़े ग्लेशियर जो होते हैं वो तो अंटार्कटिका में या आर्कटिक महासागर वाले उस एरिया के अंदर मिलते हैं। आर्कटिक महासागर जो हमेशा से बर्फ से क्या रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। लेकिन अगर मुख्य भूमि के अंदर जो पर्वत हैं उनकी अगर बात करें तो फिर ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये वर्ल्ड के सबसे लंबे ग्लेशियर्स के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्लेशियर यहाँ मिल जाएंगे अपने को, देखो और नाम देखो आप, बीएफओ, ये भी एक ग्लेशियर है बीएफओ, ठीक है। और देखो आप इसके अंदर बीएफओ के बाद में हुंजा, ठीक है, ये भी एक ग्लेशियर है। हिस्पर, सिसाइमी, ठीक है, सिसाइमी, ठीक है, हुंजा, बीएफओ, बाल्टोरा, ये सब ग्लेशियर हैं जो इस श्रेणी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि नीचे वाली साइड में ग्लेशियर कम मिलेंगे हमें, ऊपर वाली साइड में ग्लेशियर क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो रीजन भी है, मैंने बताया था, ये जो ऊपर वाली जो पार्ट है ना इसका ढाल जो है ना वो थोड़ा कम है, मंद ढाल है। अपने दक्षिण वाली साइड में आएंगे तो पर्वत श्रेणी का ढाल क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, और जहां ढाल तेज हो जाता है वहां ग्लेशियर ऊपर रुकते नहीं है ना, वो ढाल के साथ नीचे की ओर बह जाते हैं। जहां ढाल थोड़ा स्टीप होता है ना, थोड़ा होता है, वहां ग्लेशियर मूवमेंट नहीं करते, तो स्थायी रूप से बने रहते। तो हालांकि ये सर्वोच्च हिमालय ज्यादा ऊंचा है, होने तो ग्लेशियर यहाँ ज्यादा चाहिए है, एक्चुअल में वहां भी खूब सारे ग्लेशियर, लेकिन बड़े ऊंचे ग्लेशियर जो है वो इस काराकोरम वाली श्रेणी में मिलते हैं अपने, ठीक है, जिसमें सियाचिन का नाम विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है, ठीक। अब और अपने देखें, अब ग्लेशियर है तो यहां से कोई ना कोई नदियां भी निकल रही होगी, निश्चित बात है। अब सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां जो है ये दो हैं हमारे पास मुख्य रूप से, ठीक है, जिनके नाम पर इस क्षेत्र के अंदर एक घाटी भी बनी हुई। मुख्य नदी जो है वो है नुब्रा नदी के नाम से, नुब्रा नदी, और नुब्रा की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं शोक। वैसे ये दोनों नदियां जो है ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, नदियों में अपने पढ़ेंगे आगे। नुब्रा और शोक जो है ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। नुब्रा तो मुख्य रूप से सहायक नदी है, ये नुब्रा की सहायक नदी है वो कौन सी है, शोक नदी के रूप में। तो ये नुब्रा और शोक नदी जो है यहाँ पर एक घाटी बनाती है, अभी अपने बात देखेंगे उसको, जिसको नुब्रा घाटी बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी के नाम से। इसी प्रकार से यहां से भी ये हुंजा के नाम से हुंजा नदी निकलती है यहाँ पर। ये जो बीएफओ है इससे एक नदी निकलती है जिसको शिगार नदी बोलते हैं अपने, शिगार, ठीक है। तो ये हुंजा नदी है, हिस्पर से हिस्पर नदी निकलती है, ठीक है। तो ये नदियों के नाम पर ये इनके ग्लेशियर्स के नाम, लेकिन मुख्य यहाँ की फेमस जो नदी है वो कौन सी है, नुब्रा और शोक नदियां यहाँ की, ठीक है। तो ये अगले पेज पे मैं अगर थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं आपको, देखो आप, ये सियाचिन ग्लेशियर है, तो इससे एक तरफ जो नदी निकल रही है वो तो हमारी क्या है, शोक नदी के रूप में है, और इसके दूसरी तरफ से घूम के एक नदी आती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, नुब्रा नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नुब्रा नदी। तो ये शोक नदी और नुब्रा नदी ये दोनों आपस में मिलके जिस एरिया में बहती है वहां ये घाटी बनाती है, त्रिकोणाकार घाटी बनी है। ये त्रिकोण क्या करती है, ऊपर से चौड़ी है थोड़ी, नीचे की तरफ क्या आती है, पतली हो जाती है, संकरी हो जाती है। तो ये जो त्रिकोणाकार घाटी बनी है इसी को क्या बोलते हैं, अपने नुब्रा घाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी। उस वाले इलाके में लोग जो है इसको डूमरा घाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डूमरा घाटी। डूमरा का मतलब होता है फूल, फ्लावर्स। तो इसको किसी समय में, पुराने समय में फूलों वाली घाटी के नाम से जाना जाता था। आजकल ये नाम नहीं लेते हैं अपने इसका, है ना, मोस्टली इसका नाम जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, नुब्रा घाटी लिया जाता है। तो नुब्रा और शोक नदी की घाटी जो है वो एक त्रिकोणाकार आकृति की घाटी है जो सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया के अंदर मिलती है, या मैं कहूं कि सियाचिन ग्लेशियर इसी घाटी के अंदर स्थित है, कहने का मतलब, ठीक है। चलो इसके बाद में इंपॉर्टेंट सी बात जो हमारे पास है वो है
इस क्षेत्र में मिलने वाले मुख्य रूप से दर्रे कौन कौन से हैं काराकोरम वाली श्रेणी के अंदर। तो काराकोरम वाली श्रेणी में एक तो पीओके वाली साइड में दर्रा मिलता है, इस दर्रे को तो अपने बोलते हैं आघिल दर्रे के नाम से। इस दर्रे का नाम क्या है? आघिल दर्रा, ठीक है। और दूसरा ये वाला जो दर्रा है इसको अपने बोलते हैं काराकोरम दर्रा। इस श्रेणी के नाम पर इस दर्रे को क्या कहा जाता है? काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है ना, ये अगर हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, क्योंकि श्रेणी क्या है, ये हमारी सबसे उत्तर वाली है, सबसे ऊपर वाली श्रेणी है ये। इसका मतलब इसका जो दर्रा होगा वो भी हमारा क्या होगा? सबसे ऊंचा दर्रा होगा। ये इतना ऊंचा है कि वहां तक अपने पहुंच भी नहीं सकते, मतलब उसको पार भी नहीं किया जा सकता सामान्य रूप से। इसलिए हम बोलते हैं कि इससे नीचे वाले लद्दाख वाले जो दर्रे हैं हमारे, वहां तक हम जा सकते हैं, कहने का मतलब उन दर्रों को पार कर सकते हैं। काराकोरम वाला दर्रा है, इसको तो पार करना भी मुश्किल, ठीक है। तो सबसे ऊंचा और सबसे दुर्गम दर्रा माना जाता है कौन सा? काराकोरम। तो उधर तो हमारे चीन का इलाका शुरू हो ही जाता है, चीन का ये तारिम बेसिन बोलते हैं इसको, अपने क्या बोलते हैं? तारिम बेसिन। तो ये तारिम बेसिन है, इसका यहाँ पे एक सिटी है चीन की जिसको यारकंद शहर बोला जाता है, यारकंद सिटी बोलते हैं इसको। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के लेह को चीन के यारकंद से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो अपनी तो यहाँ मेन सिटी एक ही है बस, लेह देखे, कौन सी? लेह, एक ही सिटी है बस, ठीक है, लद्दाख की कैपिटल, ठीक है, या मुख्य शहर के रूप में। तो वो कौन सा है? लेह। तो लेह से अगर चीन जाना हो तो कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा अपने में? काराकोरम दर्रे को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तारिम बेसिन को जोड़ने वाला दर्रा ये कहने का। तो आगिल दर्रा तो रह गया इस साइड में, ठीक है, पीओके वाले साइड में, और ये चला गया है अपने लद्दाख वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये अपना पहला श्रेणी जो है वो किसके नाम से? हाँ, काराकोरम, कृष्णागिरी बोल दो, काराकोरम बोल दो इसको, है ना। तो इसके अंदर मुख्य रूप से पर्वत चोटी मिलेगी हमें, दूसरा दर्रे मिलेंगे, और तीसरा इसके अंदर मिलने वाली कुछ है क्या है? घाटियां। समझ गए बात? चलो अब अपने सेकंड नंबर पे बात करते हैं, जो श्रेणी हमारी किसके रूप में? लद्दाख श्रेणी के रूप में। इसके और बात करते हैं आगे अपने लद्दाख श्रेणी के अंदर। लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो लद्दाख का विस्तार अगर अपने देखें तो उसी रूप में लद्दाख की बात कर लेते हैं अपने। तो लद्दाख वाला एरिया ये भी पीओके वाली साइड से शुरू हो जाता है यहाँ से, फिर ये लद्दाख में है, और ये स्पष्ट रूप से हमें तिब्बत में दिखाई देगी। स्पष्ट तौर पर तिब्बत में दिखाई देने वाली जो श्रेणी है वो हमारी कौन सी है? लद्दाख की श्रेणी। तो उसको पूरी को तो अपने लद्दाख श्रेणी नाम दे देंगे, और बाकी ये तिब्बत वाले क्षेत्र के अंदर भी दिखाई देती है। तो तिब्बत वाले एरिया के अंदर जब ये यहाँ पे फैली हुई है, तब हम इसको लद्दाख श्रेणी न बोल के इसको हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम है हमारा कैलाश श्रेणी के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? कैलाश श्रेणी। तो कई बार एग्जामिनर स्मार्ट रूप में यही पूछ लेते हैं कि कौन सी एक पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है? लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, और एक दे देता है कौन सी? कैलाश श्रेणी, ठीक है। तो जो भगवान शिव का मंदिर, जो गुफा बनी हुई है, शिवलिंग जहाँ पे अमरनाथ है ना, उस वाले एरिया की जो श्रेणी है वो कौन सी? हमारी कैलाश श्रेणी, है ना। इसके ठीक दक्षिण में ये वाली झील है, यहाँ पे इस श्रेणी से एक झील बनती है जिसको अपने मानसरोवर झील बोलते हैं। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील इसी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण के अंदर स्थित है, जो कैलाश श्रेणी है ना। बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र है, तिब्बत में सबसे ज्यादा बौद्ध जो है वो यही रहते हैं, कैलाश श्रेणी वाले एरिया के अंदर। इसको वहां के लोग जो है वो माउंट सुमेरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट सुमेरु। सुना है ना नाम आपने? इतिहास में बहुत आता है ये नाम कि सुमेरु पर्वत, है ना। या आप पौराणिक जो भी व्याख्यान देखते हो, है ना, भगवान कृष्ण की और की कोई भी स्टोरियां देखते हो, है ना, मिथोलॉजिकल जो चीजें होती, उनमें सुमेरु पर्वत का नाम आता है ना। तो वास्तव में भी बौद्धों के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र माना जाता है इसको, ठीक है। सबसे बड़ा पावर सेंटर है कौन सा? कैलाश वाला एरिया। इसीलिए शिवलिंग के दर्शन करने जाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हमने तो ये समझ रखा है कि शिवलिंग के दर्शन कर लेगा वो क्या है? गंगा ना जाएगा, है ना, स्वर्ग को प्राप्त कर ही लेगा वो। तो उसका रीजन ये नहीं है ना कि शिवलिंग अमरनाथ यात्रा जो की जाती है उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि आप ऐसे एक एरिया के अंदर, एक ग्लोब के अंदर जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पृथ्वी की ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कहने का मतलब, ठीक है। तो वो ये सेंटर वही है, माउंट सुमेरु वाला सेंटर। चलो अपने तो क्या नेपाल से क्या बात करनी है, अपने तिब्बत से, है ना। अपने तो अपने वाले एरिया की बात करते हैं, लद्दाख वाले एरिया की। अब ये देखो ऊपर जो हमने श्रेणी देखी अभी, वो ऊपर वाली श्रेणी जो थी वो हमारी किसके रूप में थी? काराकोरम के रूप में। किसके रूप में? काराकोरम के रूप में, ठीक है। और काराकोरम का ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये सियाचिन ग्लेशियर के रूप में यहाँ से एक नदी निकल के आ रही थी। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। तो यहां जो घाटी बन रही थी वो तो कौन सी नदी की घाटी बन रही थी? नुब्रा नदी की घाटी बन रही थी। और इसी लद्दाख श्रेणी के नीचे, इसके ठीक साउथ में, ठीक है,
एक श्रेणी और है जिसको अपने क्या बोलते हैं, जास्कर बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, जास्कर। अब ये जो जास्कर श्रेणी है हमारी, इस जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से एक नदी बह रही है, इन दोनों के बीच से एक नदी बह रही है जिसको अपने बोलते हैं क्या, सिंधु नदी। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। तो यहां लद्दाख और जास्कर के बीच में ये सिंधु नदी की घाटी है, और ये लद्दाख और काराकोरम के बीच वाली जो घाटी है इसको अपने क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी बोलते हैं। कौन सी घाटी, नुब्रा घाटी। तो ये जो नदी है नुब्रा वाली, ये नदी इस श्रृंखला को काटती हुई, लद्दाख की पर्वत श्रेणी को काटती हुई आके सिंधु नदी के अंदर मिलती है। तो यहां काटेगी तो निश्चित बात है कि कोई ना कोई दर्रा बना रही होगी, यहां पे क्या बना रही होगी, दर्रा बना रही होगी। तो ये वाला जो दर्रा है लद्दाख श्रेणी का, जिससे होकर के नुब्रा नदी और सिंधु नदी की घाटी आपस में जुड़ी हुई है, इस दर्रे को अपने बोलते हैं खारदुंगला दर्रे के नाम से। पेपर का पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये, खारदुंगला। ठीक है। अब ये वैसे क्या दर्रों के अलग अलग नाम है, कहीं इसको कोल बोला जाता है ना, अपने अरावली के अंदर उसको अपने नाल बोल देते हैं, है ना। यहाँ हिमालय वाले क्षेत्र में तिब्बती भाषा में उसको क्या बोला जाता है, लो। तो सब के नाम के साथ ला या कोल ये शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे अपने को। जैसे इंदिरा कोल हमने पढ़ा था, तो कोल जो है वो माउंटेन के बीच में मिलने वाला संकरा रास्ता होता है, कहने का मतलब। ठीक है, दर्रे के रूप में। तो ये जो नुब्रा नदी की घाटी और सिंधु नदी की घाटी, ये जिससे जुड़ी हुई है वो दर्रा हमारा कौन सा है, खारदुंगला दर्रा। ठीक है। तो यहां तो हमारा इंपॉर्टेंट दर्रा था वो था कौन सा, काराकोरम। कौन सा, काराकोरम। यहां जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो कौन सा है, खारदुंगला। हालांकि इसके बाद में भी इस एरिया में दर्रे कुछ मिलते हैं इसके अंदर, जैसे मैं 3-4 के नाम लिख देता हूं, चांगला, इमिसला, थांगला। ठीक है, ये नाम भी आते हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये आपको तिब्बती भाषा से समझ में आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आगे अपने वृहद हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे तो उनमें पूछ लेता है कि कौन सा एक दर्रा जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है, या कौन सा एक दर्रा वृहद हिमालय में स्थित नहीं है। तो ये तिब्बती वाले नाम मिलेंगे आपको ज्यादातर, थांगला, इमिसला, चांगला, खारदुंगला, है ना। तो ये ला शब्द जो है वो तिब्बती भाषा का ये शब्द है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये वाला दर्रा हो गया हमारा। अब लद्दाख पर्वत श्रेणी का दर्रे के साथ साथ अगर अपने पर्वत चोटी की बात करें तो इसमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो भी हमें पीओके वाले इलाके में दिखाई देती है। इस वाले इलाके सबसे ऊंची चोटी, जिसको बोला जाता है माउंट राकापोशी के नाम से। क्या बोलते हैं इसको, माउंट राकापोशी। अब ये ऊंची चोटी तो है ही है, इसके साथ साथ इसकी बड़ी विशेषता ये है कि ये संसार की सबसे तेज ढलान वाली चोटी मानी जाती है। सबसे शार्प स्लोप है इसका। कौन सी है, माउंट राकापोशी के नाम से। कौन सी चोटी है, माउंट राकापोशी के नाम से, ध्यान रखें। चलो इसके बाद में देखो, ये वाला जो एरिया हमारा काराकोरम वाला एरिया और इसके साथ लगने वाला ये लद्दाख वाला एरिया, इन दोनों के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये एक पठार के रूप में भी फैला हुआ है। फ्लैट पठार है यहाँ पर एक, जिसको अपने बोलते हैं लद्दाख का पठार। क्या बोलते हैं, लद्दाख का पठार। तो लद्दाख का पठार कौन सी दो श्रेणियों के बीच में स्थित है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। ये लद्दाख और जास्कर के बीच में नहीं है, किसके बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में। और लद्दाख के पठार की विशेष बात अपने जानते हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का क्या है, ये सबसे ऊंचा पठार है, सर्वोच्च पठार माना जाता है। जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया को बोलते हैं अपने, वैसे ये भारत का क्या माना जाता है, सबसे ऊंचा पठार। तो 4800 मीटर की लगभग हाइट मानी जाती है इस पठार की। ठीक है, इसके बाद में देखो आप, अब लद्दाख का पठार जो है, इस एरिया में मैंने आपको बताया कि वर्षा तो होती नहीं है। ठीक है, वर्षा नाम की चीज तो है ही नहीं। तो इसको अपने भारत का शीत मरुस्थल बोलते हैं। भारत का क्या बोलते हैं इसको, शीत मरुस्थल, कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये शीत मरुस्थल के रूप में भी फेमस है लद्दाख का पठार। और शीत मरुस्थल में इतना शीत है ये कि इस एरिया का एक क्षेत्र है जिसको अपने बोलते हैं द्रास। सुना है नाम आपने इसका, द्रास का नाम सुना है क्या आपने? ये द्रास जो है ये दुनिया का सेकंड सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है, दूसरा सबसे ठंडा स्थान है ये। वैसे सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया में, रूस के अंदर, जिसको बर्खोनियास्क बोलते हैं अपने, है ना। तो वो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है। और ये द्रास जो है ये दुनिया का क्या है, सेकंड सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट माना जाता है। रीजन वही है, चारों तरफ से क्या है, स्थल भाग से घिरा हुआ है, कहने का मतलब पठारी प्रदेश से घिरा हुआ है और पर्वतों के बीच में पठार है। तो सीधी सी बात है कि ऊपर तो ग्लेशियर है पूरे के पूरे, और वर्षा नाम की चीज है नहीं, वनस्पति है नहीं। इसका मतलब वो पॉइंट फिर क्या होगा, सबसे ठंडा पॉइंट ही होगा। तो द्रास पॉइंट जो है ये क्या माना जाता है, सबसे ठंडा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हमारी वो किसके, लद्दाख श्रेणी की। ठीक है, तो ऊंची चोटी के रूप में बात करें तो राकापोशी का नाम ले देंगे। दर्रे की अगर अपने बात करें तो इसमें मुख्य दर्रा जो है वो कौन सा है, खारदुंगला दर्रा है।
इसके अलावा चांगला, थांगला, इमिसला ये भी है, इसके दर्रों के नाम है। ठीक है, और इसके बाद में इस क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा कौन सा पठार? लद्दाख का पठार। ठीक है, अब लास्ट श्रेणी आती है इसके अंदर हमारी कौन सी? जास्कर की श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी जो है ये लद्दाख और नीचे ये जास्कर, सबसे दक्षिण वाली श्रेणी होगी। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण वाली श्रेणी कौन सी है? जास्कर। अब जास्कर का विस्तार अगर अपने देखेंगे तो मैंने पिछले यहां बताया था आपको, देखो ये देखो आपको, ये नीचे की तरफ आ रही है, कहने का मतलब तो इसका विस्तार हमें कहां मिलना शुरू हो जाएगा? पीओके से नीचे उतर के आ जाएगी ये, तो पीओके वाले एरिया में तो है ही है। इसके अलावा JNK के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका विस्तार मिल जाएगा। फिर अगर अपने और आगे चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा इसका विस्तार। इसके बाद में ये नेपाल वाली साइड में चली जाती है, ये ऊपर तिब्बत वाली साइड में चली जाती है। तो ये जो सबसे लास्ट श्रेणी है हमारी, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका? जास्कर का। देखो आप इसके अंदर ये जास्कर, तो जास्कर का विस्तार मुख्य रूप से हमें कहां दिखाई देगा? तो एक साइड में तो ये पीओके वाला इलाका है, फिर ये JNK वाला इलाका है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का, इसके बाद में उत्तराखंड का, और उसके बाद में आगे ये श्रेणी जो है वो नेपाल तिब्बत वाली साइड में निकल जाएगी। ठीक, तो अब यहां से ऊपर जो नदी बहती हुई आ रही है इसके अंदर, ठीक है, वो नदी हमारी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्या करती है? इस श्रृंखला को काटती है और काट करके आगे पाकिस्तान वाली साइड में जाती है। तो जिस पॉइंट पर ये नदी काट रही है उस पॉइंट को बोलते हैं अपने जोजिला दर्रे के नाम से। कौन सा दर्रा है ये बताओ? जोजिला दर्रा। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाने वाला दर्रा कौन सा है? तो कौन सा है? जोजिला दर्रा। नुब्रा नदी के द्वारा बनाया जाने वाला दर्रा कौन सा है? खारदुंगला। कौन सा दर्रा है? खारदुंगला। तो याद रखने, आगिल और काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के दर्रे, और मुख्य रूप से खारदुंगला दर्रा जो है वो किसका है? लद्दाख श्रेणी का। इसके अलावा जास्कर श्रेणी का दर्रा जो है वो मुख्य रूप से कौन सा है? जोजिला दर्रे। इसके बाद दर्रे तो और भी मिल जाएंगे अपने को आगे, इस साइड में अगर अपने आएंगे तो देखो फोटुला दर्रा, एक दर्रा हो रहा है यहाँ का, कौन सा? फोटुला दर्रा। इसी तरीके से एक दर्रा है यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का, पेंसिला दर्रा। कौन सा? पेंसिला दर्रा। तो ये भी इसी एरिया के अंदर है। ठीक है, फिर इसके बाद में हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रे के नाम से। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रे के नाम से। ठीक है, इसके बाद में है यहां अगर अपने बात करें तो अपने को दर्रा दिखाई देगा उत्तराखंड के अंदर, शिपकिला दर्रा, नहीं शिपकिला तो इसी का आ जाएगा। यही हिमाचल प्रदेश वाली साइड में एक दर्रा हो रहा है इसके अंदर, है कौन सा? ये तो आ गया ना, ये ना, ये तो आ गया, पेंसिला भी आ गया, फोटोला भी आ गया है? नहीं 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 नहीं, वो आगे आगे जाके। ठीक है, इसके वाला दर्रा मेरे ध्यान नहीं आ रहा है उत्तराखंड का, यही है शिपकिला दर्रा ही है यहाँ का। लास्ट दर्रा जो है इसके अंदर वो मिलता है, वो कौन सा? शिपकिला दर्रा ही मिलता है। सॉरी क्या हो रहा है, ये दर्रा कौन सा है? शिपकिला दर्रा ही। अभी मैं बता दूंगा, ये सारे के सारे दर्रे जो है, बड़ा लाचा है, शिपकिला है ना, फोटुला है, ये ऊपर हमारे ये जो सिटी है ये हमारी कौन सी है? लेह सिटी है। लद्दाख वाली सिटी जो है मुख्य रूप से कौन सी है? लेह। और इधर अगर जम्मू कश्मीर वाली साइड में बात करें तो मुख्य सिटी के रूप में कौन सी रहती है? श्रीनगर। कौन सी रहती है? श्रीनगर, है ना। इधर हिमाचल प्रदेश वाली साइड में जाएंगे तो शिमला, ठीक है, या मनाली जिसको अपने बोलते हैं, शिमला मनाली मान लो आप। तो शिमला मनाली को या श्रीनगर को लेह से, या शिमला मनाली को लेह से जोड़ने वाले जो दर्रे हैं वो सारे यही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें मेन दर्रा जो है वो कौन सा है? जोजिला दर्रा है। कौन सा है? जोजिला दर्रा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाने वाला दर्रा कौन सा? ठीक, तो ये तो हो गया इसके अंदर दर्रा। अब अगर बात करें इसकी नदियां, तो नदियां इसके अंदर दो ही है हमारी, ठीक है, जो इस एरिया से होकर के बह रही है। सिंधु नदी तो इसको काटती हुई बहती है, लेकिन दो नदियां हैं जो इसकी सीमा बनाती है इस साइड में, एक इस साइड में, दूसरी उत्तराखंड वाली साइड में। ठीक है, तो ये जो इस साइड वाली नदी है इसको बोलते हैं अपने सुरू नदी के नाम से। ये जो नदी है इसको क्या बोलते हैं? सुरू नदी। और ये इस साइड में जो नदी बह रही है उसको बोलते हैं कर्नाली नदी। कर्नाली नदी, एक बार पता नहीं फर्स्ट ग्रेड के किसी पेपर में पूछा था, ये सब्जेक्ट के पेपर में, कि सुरू नदी और कर्नाली नदी के बीच में विस्तृत हिमालय कौन सा? तो ये हिमालय की कौन सी श्रृंखला है? जास्कर श्रेणी, जो एक तरफ सुरू नदी की तरफ और दूसरी तरफ किस तरफ है? कर्नाली नदी की तरफ इसका विस्तार, दोनों के बीच में फैली हुई। और दर्रे जो है वो ये हिमालय। ऊंची चोटी की अगर अपने बात करें तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहां मिलती है उत्तराखंड वाली साइड, इसको बोलते हैं माउंट कामेत के नाम से। क्या बोलते हैं? माउंट कामेत। तो कामेत जो है ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जास्कर श्रेणी की। लद्दाख की सबसे ऊंची राकापोशी और काराकोरम की सबसे ऊंची K2 या गोडविन ऑस्टिन के नाम से। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय के अंदर मिलने वाली मुख्य मुख्य स्ट्रक्चर्स है हमारी, कि दर्रे कौन से मिलते हैं, घाटियां कौन सी मिलती हैं, ग्लेशियर कौन कौन से मिलते हैं इस एरिया के अंदर। तो ग्लेशियर तो ज्यादातर हमें मिलते हैं कहाँ? काराकोरम वाली श्रेणी के अंदर। ठीक है,
चल ये कर लो, कल अपने इसके अंदर मुख्य हिमालय वाला जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।